एंड उसके बाद जाहिर है फिर और वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी उनकी होती गई। आईएसआई की एक लाइन है बजट के अंदर कि इतने पैसे आईएसआई को देने हैं, बट इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। मगर उसके अलावा अब आईएसआई की अपनी सोर्सेज हैं ऑफ फंडिंग, आई डोंट नीड टू गो देयर, इंटेलिजेंस एजेंसीज की होती हैं, एंड सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट ऑटोनमस। 70% आईएसआई के लोग जो हैं वो सिविलियंस हैं, 30% आर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑन सेकंडमेंट फ्रॉम द मिलिट्री टू द आईएसआई। उनसे ये कहा जाता है कि आप आईएसआई में 2 साल के बाद आप जाएं, 2 या 3 साल है मेरा ख्याल है, आपको फिर पूछेंगे आप रहना चाहते हैं आईएसआई में एज अ करियर मूव या आप वापस आना चाहते हैं फौज में। तो 90% जो लोग हैं वो वापस नहीं आते, वो या आईएसआई में ही रह जाते हैं बिकॉज इट्स गुड लाइफ एंड कोई ड्रिल शिल्स नहीं है एंड इट्स वेरी पावरफुल, तो वो रह जाते हैं वहाँ, फिर वहीं रिटायर हो जाते हैं, फिर शायद री एम्प्लॉय हो जाते हो या नहीं। बट हमेशा मैंने ये सुना था आर्मी चीफ से कि जो पिछले आर्मी चीफ्स जो गए हैं यहाँ, मैं उनसे एक बात सुनता था, मुझे हमेशा कहते थे कि फौज के अंदर जो लोग आईएसआई में चले जाएं एक दफा, वो उनकी जहन जो है वो इंटेलिजेंस का जहन हो जाता है, एजेंसियों का जहन हो जाता है, फौज का जहन नहीं रहता। वो फौज इज ब्लैक एंड व्हाइट, इंटेलिजेंस एजेंसी इज ग्रे शेडोज, नथिंग इज ब्लैक एंड नथिंग इज व्हाइट। तो वो उनका ये ख्याल है कि एक दफा कोई बंदा आईएसआई में जब फौज भेज देती है तो दे आर रिलक्टेंट कि फिर वो वापस आ जाए इन द आर्मी, फिर वो कहते हैं वहीं रहें और वहीं से रिटायर करें। इसीलिए इन द 70-year हिस्ट्री ऑफ द आईएसआई एंड द मिलिट्री, मेरा ख्याल है एक ही 2 ओकेजन्स हैं जहाँ एक डीजी आईएसआई है जो कि आर्मी चीफ बना है। यू प्लीज करेक्ट मी if I'm wrong, but General Kiani was the first one. Was the first one. First and the last one. First and the last. So ये एक ट्रेडिशन रही है। तो और दूसरी ये कि कुछ कंपटीशन भी रही है हमेशा बिटवीन द आईएसआई एंड एमआई। एनीवे, टू कम बैक नाउ टू द मेन क्वेश्चन, तो बेसिकली अब ये है कि एक फॉर्म बनी हुई है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। आज तक तो ऐसे हुआ नहीं है कि 3 नाम हो। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। एक दफा मैंने पहले भी जिक्र किया था, 1-2 दफा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में खुसूसन, उससे पहले तो नहीं, पहले तो भुट्टो साहब के जमाने में तो भुट्टो साहब खुद ही फैसला कर लेते थे और वो गए, बिकॉज उस वक्त आपको पता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बड़ी कमजोर थी आफ्टर बांग्लादेश। भुट्टो साहब बड़े पावरफुल सिविलियन ऑटोक्रेटिक रूलर थे, तो उस वक्त तो वो कोई खास कंसल्टेट नहीं करते थे। आपको याद होगा उन्होंने तो एक आर्मी चीफ और एक एयरफोर्स चीफ दोनों को मुस्तफा खान को कहा ये गन रखो, उनको ले जाओ, मैं रिटायर कर रहा हूँ इनको, और वो उनको गायब कर दिया। अभी जिन लोगों ने ये तारीख नहीं पढ़ी पढ़ लें, वो तो वो जमाने थे। बड़ी कमजोर थी आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और उन्होंने और कमजोर किया। फिर जाहिर है उन्होंने भी फिर जो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने शुरू कर दिए उसी तरीके के साथ, 7वें नंबर से, 8वें नंबर से, 6ठे नंबर से, जो कि ज़्यादा उनका ख्याल था कि ये सबसर्विएंट रहेंगे, उनके थंब के अंडर रहेंगे। मगर जब वक्त आता है फिर ये आर्मी चीफ ही होता है। उसका मौकफ ही होता है कि यार एडी चीची उंगली है ना, ये नाल मैं इधर उधर 6 लाख बंदा इधर उधर कर सकना, मेरा मतलब है मैं आई एम नोबडीज मैन। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने कहा था ये। थैंक यू। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने कर दिया। अच्छा, तो अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के बारे में कहते हैं कि वो जिसके पास मैंडेट हो वो तो वैसे ही उसका तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। अवाम का मैंडेट, अवाम बड़ा नशा है यार, कोई छोटी बात है अवाम का मैंडेट, ह्यूज, इट्स अ डबल शॉट ऑफ यू नो व्हाट, यू गेट अ ग्रेट हाई, द पावर ऑफ द अवाम। अच्छा, तो वो फिर थोड़ा सा दिमाग जो है फिर जाता है, वो भूल जाते हैं कि दी आर्म्ड फोर्सेस आउटसाइड, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपका मैंडेट ना हो और आप समझें कि अब भी आप कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए विदाउट अ मैंडेट। और ये कुर्सी में भी कौन कहता था, मुझे एक प्राइम मिनिस्टर कहता था, यार इस सिटी यार इस कुर्सी दे विच पता नहीं की गल है, बड़े चमुड़े लड़ते ने, मैं छलांगा ही मारते रहने सारा। मिराज खालिद तो नहीं थे? पता नहीं यार, कोई और मेरे से ना मत नाम पूछे, बड़े बड़े गुनाह मैंने किए और सुने ऐसे चीजें लोगों से कि पता नहीं इस कुर्सी में क्या है। अच्छा, तो मतलब अच्छे खासे लोग बेचारे परेशान हो जाते थे। और फिर ऐसे भी वक्त आया कि मुझे याद है जमाली साहब मरूम, उन्हें अल्लाह
जन्नत नसीब करे। जब हमारे जमाली साहब, जब उनको मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो कुछ अरसे के बाद उनकी छुट्टी होने का वक्त आ गया, बिकॉज ही इज नॉट पुलिंग हिज वेट। बेचारे शरीफ आदमी थे, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये भी अंगूठा छाप है, चलो कोई बात नहीं, मगर वो बेचारे, उनको अंगूठा भी ठीक लगाना नहीं आता था। तो खैर इन्होंने फैसला किया, यार ये तो बड़ा फारग है, शौकत अजीज को लेके आया जाए। तो जमाली साहब का फैसला हो गया, तो मेरी चिड़िया ने मुझे खबर दे दी, तो मैंने जाके किसी बीपर शीपर दे दिया, कुछ कह दिया कहीं कि जी वो वक्त आ गया प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो मुझे जमाली साहब को फोन आ गया कि क्या हाल है। मैंने कहा जी खैरियत प्राइम मिनिस्टर साहब। कहने लगे यार सेठी तुम कह रहे हो मेरी छुट्टी हो रही है 2 दिन में। तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट मेरी तो यही इन्फॉर्मेशन है। तो कहने लगे यार पक्की बात है। मैंने कहा जैन सर मेरा तो ख्याल है जमाली साहब पक्की बात है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा सर आप फिर लाहौर आ जाएं, वहां बैठेंगे जहाँ पहले बैठ के साजिश करते थे, आप आ जाएं वापस, वो तारिक रहीम, ख्वाजा तारिक रहीम के घर। मैंने कहा वहाँ फिर केटीआर। मुलाकात होगी केटीआर के घर मुलाकात होगी। तो बड़े बड़े परेशान हुए। तो मुझे पूछ रहे थे कि मेरी छुट्टी होने जा रही है कि नहीं। तो मतलब फिर ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप की सारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर वावर सारा ऐसे डिसअपियर करता है, इवेपोरेट करता है, जैसे बलून को प्रिक करें तो पटाख करके फारिग हो जाए। So that is what happens when power leaves you, it just leaves you. बीबी को भी नहीं पता था कि उनकी छुट्टी होने वाली है जब हैप्पी मिनवाला को भेजा था गुलाम शाह खान के पास, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब फारूक लगारी साहब ने मोहतरमा की छुट्टी कराई थी तो मोहतरमा को 12 बजे के करीब खबर मिली कि जी कुछ मूवमेंट हो रही है और शायद कुछ छुट्टी होने वाली है। तो मोहतरमा ने उठा के फौरन फोन किया जनरल जहांगीर करामत को, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने कहा कि इस जनरल इज इट ट्रू व्हाट आई एम हियरिंग? एंड ही सेड यस प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू। उसने कहा कि देन ओके, तो इट्स बिकॉज द आर्मी फोर्सेस वर मूविंग अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के उन्होंने डिसमिस किया एंड प्रोटेक्टिव कस्टडी। सो मतलब है कि जब वक्त आता है तो पता भी नहीं चलता क्या होता है क्या नहीं होता। सो अभी आपने नवाज शरीफ साहब की कहानी सुन ली कि उनके पास भी एक साहब आए थे, रहील शरीफ साहब ने भेजा था कि मियाँ साहब को कहें अब रिज़ाइन करें और जाएं या असेंबलियों को डिसॉल्व करें। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं करना पड़ेगा। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं करता। तो मियाँ साहब डट गए, वो वापस गए, उन्होंने जाके बताया जी वो तो हिलते नहीं है। तो फिर जनरल रहील ने और उनके साथियों ने सोचा कि नहीं अब कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने अपना जो था ना द सेकंड वेपन विच वाज इमरान खान एंड ताहिरुल कादरी, उनको निकाला। फिर उनको निकाल के और पूरी कैंपेन शुरू की टू डिस्टेबलाइज एंड गेट रिड ऑफ इमरान खान, गेट रिड ऑफ नवाज शरीफ। तो वी आर ऑल विटनेसेस टू दिस। क्या आपको बताएं इन गुनाहगार आंखों ने और इन कानों ने क्या क्या सुना है। और वक्त आएगा किसी वक्त लिखेंगे इन सारी चीजों के बारे में, बट ऐसे ही होता है।